हेलो नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पीओके आखिरकार है क्या। और आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे पीओके के इतिहास के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायलियों का हमला कराया गया कश्मीर के ऊपर, और फिर कश्मीर की सेना के द्वारा कैसे उस हमले को रोकने का प्रयास किया गया। और जब कश्मीर की सेना उस हमले को रोकने में असमर्थ साबित हो रही थी, तो कैसे वहां के शासक राजा हरि सिंह जी द्वारा भारतीय सेना की मदद मांगी गई, और फिर कैसे कश्मीर का विलय भारत में हुआ, और फिर उसके बाद भारतीय सेना को वहां एयरलिफ्ट कराकर कैसे उस ऑपरेशन को किया गया। और फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये मुद्दा यूएन में ले जाया गया, तो फिर कैसे वहां पर सीज फायर लागू हुआ और कैसे पीओके अस्तित्व में आया। सारी बातें आप डे बाई डे डिटेल में समझने वाले हैं, तो इसीलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा पीओके का इतिहास अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1947 में। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उस समय पर हमारे देश के अंदर बहुत सारी रियासतें थीं, और ये रियासतें अलग अलग शासकों के नियंत्रण में थीं। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको इनडायरेक्टली इन पर रूल किया जाता था। तो जब ब्रिटिश ने भारत और पाकिस्तान को आज़ाद किया, यानी कि जब हमारा विभाजन हुआ, तो इन रियासतों पर पे भी ब्रिटिश ने अपना जो नियंत्रण था उसको त्यागा, और इनके सामने तीन विकल्प रखे कि या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर आप अपनी स्वतंत्र स्थिति को भी बनाए रह सकते हैं। तो कई सारी रियासतें भारत में शामिल हुई, और पाकिस्तान में भी कुछ रियासतें शामिल हुई। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ कश्मीर रियासत को लेकर। अब कश्मीर रियासत के जो शासक थे राजा हरि सिंह जी, इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे, ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, बल्कि हम स्वतंत्र अपनी स्थिति बनाकर रखेंगे। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर ये मंशा जाहिर हुई कि वो कश्मीर को बलपूर्वक कैप्चर करेगा, और उसने इसी क्रम में यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। यहाँ पर पाकिस्तान और कश्मीर के बीच जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, उसने उसको तोड़ दिया, और अनाज की, पेट्रोल वगैरह की जो सप्लाई थी उसे रोक दिया। इसके अलावा सियालकोट से लेकर जम्मू तक जो रेलवे लाइन थी उसको भी उसने बंद करा दिया। कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को ये चीज़ का आभास हो रहा था कि पाकिस्तान में कश्मीर को कैप्चर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, इसी क्रम में 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर एक घटना कराई जाती है। और यहाँ पर क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट जो इसका फ्रंटियर था, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो पश्तून ट्राइब थी उसको हथियार मुहैया कराए गए, और उनको कश्मीर में एंटर कराया गया यहाँ पर, इस उद्देश्य से कि कश्मीर का जबरन विलय कराया जा सके। तो इस तरह से ये पश्तून ट्राइब के जो लोग थे, ये पाकिस्तान के समर्थन से हथियारबंद होकर कश्मीर में एंटर करते हैं। और जब ये कश्मीर में एंटर किए, तो इन्हें बहुत तेज़ी से आगे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, क्योंकि ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे दोस्तों। और ये हमला करते हुए दोस्तों यहाँ पर मुजफ्फराबाद तक पहुँच गए, और इनका सीधा टारगेट था श्रीनगर, जो कि उस समय जम्मू कश्मीर की राजधानी थी। वहाँ पर इनका टारगेट था कि हाँ, हमें सीधा कश्मीर श्रीनगर को यहाँ पर कैप्चर करना है। जब श्रीनगर को हम कैप्चर कर लेंगे, और फिर महाराजा को इनको अंडर में लेकर उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में कश्मीर का विलय करा लेंगे, ये इनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य से दोस्तों ये आगे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, राजा हरि सिंह जी जो उस समय श्रीनगर में ही थे, उन्होंने अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया, और उनसे कहा कि हमें तुरंत निकलना चाहिए कबालियों के हमले से निपटने के लिए। तो उनके ब्रिगेडियर ने सलाह दी कि सर, आप श्रीनगर में ही रहें, क्योंकि अगर आप कबालियों के हाथ पड़ गए तो कबायली आपको ना ही कुछ कहेंगे, ना ही आपको कुछ परेशान करेंगे, लेकिन वो आपको ये मनाने की कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान में तुरंत विलय कर लें। तो राजा हरि सिंह जी को ये बात समझ में आई, और वो श्रीनगर में ही रहे। लेकिन राजेंद्र सिंह ने बहुत ही बहादुरी पूर्वक कबायलियों का सामना किया। और दोस्तों, मुजफ्फराबाद जिससे जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो ये जो कबायली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन बैन में भरकर वो कबायली आए थे। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है मुजफ्फराबाद के आगे, डोमेल, तो डोमेल से उरी तक जाने के लिए दोस्तों ये एक पुल पड़ता था, जिससे होकर उन्हें जाना था, और यही एकमात्र रास्ता था। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह जी ने क्या किया, इस पुल को ही उड़ा दिया, यानी कि इस पुल को विस्फोटक से उड़ा दिया। और इस कारण से यहाँ पर 2 दिन तक कबायलियों को रुकना पड़ा। हालांकि यहाँ पर आमने सामने दोनों कबायलियों का और कश्मीरी सेना का यहाँ पर आमना सामना हुआ, और उसमें राजेंद्र सिंह जी शहीद हो गए थे। दोस्तों, उनके इस योगदान को हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि अगर वो 2 दिन तक वहाँ पर कबायलियों को नहीं रोकते, तो कहीं ना कहीं कबायली श्रीनगर तक जल्दी पहुँच जाते, और ये जो कश्मीर को बचाने का जो भारत का ऑपरेशन था, ना ही कभी एग्जीक्यूट हो पाता। तो इसके बाद दोस्तों, कबायली जब यहाँ से आगे बढ़े, तो वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर उरी तक पहुँच गए। तो उरी से श्रीनगर की दूरी मात्र 90 किलोमीटर यहाँ पर रह गई थी, मात्र 90 किलोमीटर, यानी कि कश्मीर पर कब्जा कुछ ही दिन की बात थी। फिर इसके बाद यहाँ पर जब उरी के आसपास ये लोग पहुंचे, तो एक महोरा बिजली घर था यहाँ पर। तो कबायलियों ने उस पर हमला कर दिया, और पूरे बिजली घर को अपने नियंत्रण में ले लिया। और इससे यहाँ पर क्या हुआ कि श्रीनगर की पूरी बिजली ही यहाँ पर कट कर दी गई।
तो दोस्तों इसके बाद जो कबायली थे वो बारामूला की तरफ आगे बढ़े। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है बारामूला, यहाँ तक कबायली पहुंच गए और बारामूला पहुंचकर दोस्तों इन कबायलियों ने अपना असली रूप दिखाया। इन्होंने वहाँ पर बारामूला में इतनी ज़्यादा लूटपाट की, महिलाओं के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया। इसके अलावा हिंदू, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि उनने खुद मुस्लिम लोगों तक का वहाँ पर लूटपाट की और उनकी हत्या वगैरह की। तो ये यहाँ पर 2 दिन तक कबायलियों ने यहाँ पर जमकर लूटपाट की और जिन लॉरियों में भर के ये लोग आए थे, अब यहाँ से लूटपाट का सामान भर के वो पाकिस्तान की तरफ भेजने लगे। तो दोस्तों बारामूला पहुंचकर कबायलियों की श्रीनगर से दूरी मात्र 54 किलोमीटर रह गई थी। लेकिन इन 2 दिनों में जो इन्होंने लूटपाट की, इस दौरान भारत सरकार और कश्मीर को मौका मिल गया कि कुछ रिएक्शन यहाँ पर किया जा सके। अब यहाँ पर क्या हुआ, महाराजा हरि सिंह जी को ये समझ में आ गया कि हाँ, हम इस हमले को अब रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। तो उन्होंने भारत सरकार से यहाँ पर सैन्य मदद की गुहार लगाई कि हमें सैन्य मदद चाहिए। तो दोस्तों इसी संबंध में दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हुई और बीपी मेनन जो उस समय रियासत विभाग के सेक्रेटरी थे, उनको श्रीनगर भेजा गया। तो दोस्तों 25 अक्टूबर की सुबह बीपी मेनन जब श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने वहां महाराजा हरि सिंह और उनके प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन जी से मुलाकात की। उसके अलावा उन्होंने वहां पर सलाह दी कि महाराजा को जल्द से जल्द जम्मू की ओर रवाना कर दिया जाए, क्योंकि बीपी मेनन को पता था कि अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर हमला किया और उनके हाथ महाराजा पड़ गए तो फिर पाकिस्तान में कश्मीर को शामिल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर उसी दिन यहाँ पर महाराजा को जम्मू की ओर रवाना कर दिया गया। और दोस्तों महाराजा को यहाँ जम्मू शिफ्ट कराने के बाद बीपी मेनन यहीं रुके जिससे वो हालात को अच्छे से समझ पाए। इसी क्रम में क्या हुआ कि उसी रात 25 अक्टूबर को यहाँ पर एक घटना हुई। श्रीनगर को कबायलियों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया और जब श्रीनगर को चारों ओर से घेर लिया गया तो बीपी मेनन को तुरंत भारत वापस आने का यहाँ पे निर्देश दिया गया। तो बीपी मेनन और कश्मीर के प्रधानमंत्री और इसके अलावा कुछ अधिकारियों के साथ वहाँ पर वो दिल्ली वापस आए। और दोस्तों दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें मेहरचंद महाजन यानी कश्मीर के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि तुरंत भारतीय सेना को कश्मीर जाना चाहिए और श्रीनगर को बचाना चाहिए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कश्मीर को भारत की मदद चाहिए तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना होगा और भारत का अंग बनना होगा, तभी हम कश्मीर में भारतीय सेना को भेजेंगे। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि भारतीय सेना तब तक कश्मीर नहीं जाएगी जब तक कश्मीर भारत का पार्ट नहीं बन जाता। और इसके बाद शाम को बीपी मेनन और महाराजा के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन जम्मू को पहुंचे और वहां पर राजा हरि सिंह जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया और कश्मीर भारत का अंग बन गया, यानी कश्मीर का भारत में विलय हो गया। और अब जब कश्मीर भारत का अंग बन चुका था तो तुरंत यहाँ पर डिफेंस कमेटी की मीटिंग की गई और फिर उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पालम एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर कॉमर्शियल हवाई जहाज जितने भी उस समय अवेलेबल थे, इसके अलावा आर्मी के जो हवाई जहाज थे, उनके द्वारा भारतीय सेना को श्रीनगर पहुँचाया गया। और वहाँ श्रीनगर पहुँचने के बाद भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन वहाँ पर शुरू किया। तो दोस्तों 27 अक्टूबर की सुबह जब श्रीनगर में भारतीय सेना वहाँ पर डिप्लॉय की गई तो तुरंत भारतीय सेना ने वहाँ पर अपना ऑपरेशन चालू किया और कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू किया और कुछ फ्रंट्स पर वहाँ पर पाकिस्तानी सेना से भी उसका आमना सामना हुआ। उसने तुरंत बारामूला से, उरी से, इन सारे क्षेत्रों से वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को पीछे खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और ये यहाँ पर जो संघर्ष था लगातार चल रहा था। इसी बीच दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को ये समझ में आ गया कि हमें अब बातचीत यहाँ पर करनी पड़ेगी। उन्होंने माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाहौर बुलाया। तो इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हम क्यों, अगर बात उन्हें करनी है तो वो दिल्ली आए, हम बात करने क्यों जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए, केवल माउंटबेटन गए, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए और उन्होंने वहां पर जो भी बातचीत की। और दोस्तों इस मुलाकात का कोई निर्णय सामने आता उससे पहले 2 नवंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया और उसमें उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर के अंदर शांति व्यवस्था लागू हो जाएगी तो हम यूएन की मध्यस्थता में वहां पर एक जनमत संग्रह कराएंगे। तो ये जब यूएन में मुद्दे को ले जाने की बात कही गई तो ये बहुत ही यहाँ पर ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि शायद अगर ये यूएन में ले जाने की बात ना होती तो आज कश्मीर का चेहरा कुछ अलग होता। अब जब ये मुद्दा यूएन में ले जाने की बात हुई तो इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं 31 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन में इस मुद्दे को लेके गए। और दोस्तों यूएन में जब ये मुद्दा गया तो वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ब्रिटेन और अमेरिका अपनी राजनीति खेलने लगे और वहां पर उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने लगा, जबकि पाकिस्तान ने अपनी गलत भावनाओं के चलते, गलत इच्छाओं के चलते यहाँ पर भारत पे हमला किया था, यानी जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। इस बात से परेशान होकर नेहरू को बहुत ठेस पहुंची और इस बात से इतना ज़्यादा उन्हें दुख पहुंचा था कि 13 फरवरी 1948 को उन्होंने अपना इस्तीफा देने का लेटर माउंटबेटन को दिया था। हालांकि ये इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इससे दिखता है कि नेहरू को अपने निर्णय पर यहाँ पर कितना ज़्यादा परेशानी हुई थी।
तो दोस्तों अब इसके बाद जब ये मुद्दा यूएन में चला गया तो अब नेहरू के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने मित्र शेख अब्दुल्ला के द्वारा वहाँ पर कश्मीर में अपनी जो भी डिप्लोमेसी थी उसको आगे बढ़ाया। शेख अब्दुल्ला दोस्तों उस समय वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उनको जनता का बहुत ज़्यादा वहाँ पर समर्थन प्राप्त था और फिर मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला कश्मीर के नए प्रधानमंत्री भी बने। और दोस्तों इसके बाद 13 अगस्त 1948 को यूएन ने यह प्रस्ताव दिया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू किया जाए। लेकिन ये जो सीज फायर था वो 1 जनवरी 1949 को लागू किया गया। जिस समय दोस्तों ये सीज फायर लागू किया गया उस समय भारतीय सेना ने इन कबायलियों और पाकिस्तानी सेना को ये कारगिल और द्रास के क्षेत्र तक, इसके अलावा पश्चिम में पूंछ के क्षेत्र तक यहाँ पर कबायलियों को पीछे खदेड़ दिया था। तो दोस्तों उस समय सीज फायर लागू होने के समय जो क्षेत्र यहाँ पर कबायलियों और पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रह गया था वही दोस्तों आज पीओके के रूप में हमारे सामने दिखता है। दोनों देशों के बीच हमेशा इस मुद्दे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। एक और जहां भारत इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, इसके अलावा वहीं पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर और इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र कहता है। तो दोस्तों आपको पीओके के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पीओके की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।